ప్రతి అక్షరం ప్రజల పక్షం HR9 న్యూస్ టీవీకి స్వాగతం సుస్వాగతం। శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మాజీ ఎమ్మెల్సీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు షేక్ మహమ్మద్ ఇక్బాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు। శ్రీకాకుళం నుంచి హిందూపురం వరకు ప్రజల నాడు తెలుసుకున్న రాష్ట్రంలో 140 నుంచి 150 సీట్ల మధ్యలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది। మన అందరి బాలయ్య అఖండ మెజార్టీతో హ్యాట్రిక్ కొట్టబోతున్నాడు। రాష్ట్రంలోనే 2-3 స్థానంలో బాలయ్య మెజార్టీలో ఉంటాడు। వైఎస్ఆర్సీపీ పాలనతో రాష్ట్ర ప్రజలు విసిగిపోయారు। రాష్ట్రమంతా తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి ఏర్పాటు ఒక ప్రభంజనం। మోసపూరిత ప్రభుత్వం, ఇసుక దోపిడీ, నాశరకం స్పిరిట్, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడిన వైసీపీ ప్రభుత్వానికి ప్రజలు బుద్ధి చెబుతారు। 20 రూపాయల స్పిరిట్ 220 నుంచి 300 వరకు దగా చేసింది వైసీపీ ప్రభుత్వం। స్కాములు చేసే ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని దించి మంచి పరిపాలన అందించే చంద్రబాబు నాయుడు కూటమిని పీఠం ఎక్కించబోతున్నారు రాష్ట్ర ప్రజలు। మాజీ ఎమ్మెల్సీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మహమ్మద్ ఇక్బాల్ హిందూపురం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రచారంలో భాగంగా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు। चलो सर हमारे हिंदूपुर को खासकर हमारे सही को वही का तो हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर ये YSRCP पार्टी हमारे मुसलमानों को कैसा धोखा करिए, क्या करिए, हमारे इसमें हर एक उसमें कैसा धोखा करिए बोल को हमारे इकबाल सर है, उसके बारे में हमारे मुसलमानों को माइनॉरिटीज को सबको भी बोलने गए। अब NRC में हमने कैसा धोखा चला है, आज तेलुगुदेशम पार्टी के हुकूमत के ऊपर है, हमारे ऊपर डालते हैं। कौन है? YSR पार्टी वाले। करी सो गलती कौन है? YSR वाले। राज्यसभा में वोट डालिस कौन है? YSR के MP। बाद में आको उन्होंने सत्ती वैसा दलाल को हमारे ऊपर ढेल दी है। उसके बारे में हमारे जनाब माजी MLC मोहम्मद शेख इकबाल साहब हमारे रायलसीमा के माजी IG उन्होंने ऐसे इंसान आज हमारी तेलुगुदेशम पार्टी को ही देखो उन्होंने आको दिल में वो दुख हमारे मुसलमानों को सताती हैं, तो बाद में हमारे मुसलमानों को धोखा देती हैं, तो दिल में रख ले। कितने इनको को दिल में रख लेंगे बोलो? रख ले अब बदलता जब बदलता बोल को वही जगनमोहन रेड्डी बदलाने क्या करे? केंद्र प्रभुत्व से पीछे से हाथ मिला को हर एक काले कानून पास कर दिया। देखो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो कौन ये एक्ट बनने का कारण है YSR पार्टी। बाद में ट्रिपल तलाक कौन करे? सो जाको तुम ना क्या तो डाउट है तो हमें नेट में मार को देखो, तुम्हें कौन सपोर्ट करे करने का वो। इसके बारे में हमारे जनाब इकबाल साहब दो बातें कर दो, इनके हमारे मुसलमानों के बारे में भलाई के बारे में दो बातें करें तो अच्छा था बोल को मेरे तरफ से और हमारे माइनॉरिटी से तरफ से एक गुजारिश था। अस्सलाम वालेकुम भाइयों को शफी साहब असमत और सब माँ बहनों को भाइयों को, माँ बहनों को, बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। भाई लोग पूछते हैं कि इकबाल साहब आप 4.5 साल थे, और ये लोग भी बोल रहे हैं, चंद YSRCP वाले बोल रहे हैं जगनमोहन रेड्डी साहब उनको ये करे वो करे, ये नहीं बोल रहे। मैं रिटायर 2018 अप्रैल 30 तारीख को रिटायर हुआ। ये मैं आपके सामने रखना हिंदूपुर वालों के सामने ये बात, क्योंकि बार बार ये बोल रहे हैं कि मुझ पर मेहरबानी की गई इकबाल साहब, ये लोगों का ये है। मगर मैं इसको आपको खुलासा देना चाहिए इधर हिंदूपुर में, खुसूसन हिंदूपुर में 2018 में अप्रैल 30 को मैं रिटायर हुआ। मई 10 तारीख को मैं जगनमोहन रेड्डी साहब से मिला, और इसलिए हालांकि मैं 90 से 2000 तक चंद्रबाबू साहब का चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर था, मतलब उनका पूरा सिक्योरिटी मैं देख रहा था। वो मुझ पे बहुत ही मोहब्बत वाले थे, मगर उनसे पहले मैं राज सेक्रेटरी साहब को
90 पर 1, 90 पर 2 में जम्मल मडगू कड़पा जब मैं पुलिस ऑफिसर था उनसे एक लगाव था राज सेक्रेटरी साहब। और ये भी था कि भाई 2002 में ही चंद्रबाबू साहब एक रिजर्वेशन मुसलमानों के बारे में सोचे थे, मगर उसका पूरा रुख एक फाइनल डॉक्यूमेंट 2004 में राज सेक्रेटरी साहब पूरे 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को लाए। इस बात पे मैं पहले उनको जानता था, वो भी मुझे क्या नवाब बोल रहे थे। कभी भी चाहे चंद्रबाबू साहब हो चाहे बालయ్య साहब हो, इकबाल गारू, इकबाल साहब ही बोले मेरे को, कभी भी इकबाल नहीं बोले। ये उनका बड़प्पन है, मैं बोलना चाह रहा हूँ। बोले आप, मैं जब 2018 में रिटायर हुआ, 10 दिन में मैं जगनमोहन रेड्डी साहब, हालांकि मुझे जगनमोहन रेड्डी साहब से कोई पहले पहचानत नहीं थी। लोग बोले कि भाई ये राज सेक्रेटरी साहब का बेटा है, आप भी इधर आ जाइए। चलिए, जब एक दौर था कि भाई एक चांस दो मेरे को, बोल रहा था बंदा, लोग भी दिए एक चांस, मुसलमान भी काफ़ी तादाद में उनको वोट किए। अच्छा चलो, बच्चा है राज सेक्रेटरी साहब का, हम जैसे लोग भी उनको ज्वाइन करें। 10 दिन के अंदर मैं 11 महीने उनके लिए काम करा। मैं ये भी बोला, देखो साहब, अन्ना तुम इधर कंटेस्ट करो, उधर कंटेस्ट करो, नंदयाल को जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। पहले नंदयाल को जाओ बोले तो मैं बोला साहब मेरे पास पैसे नहीं, मैं कंटेस्ट नहीं करता, आपके लिए मैं कैंपेन करता हूँ। ठीक है, आखिरी वक्त जैसा कि मैं बोला भी परसों, क्रिकेट में अब शाम को एक बंदा आउट होता, 5 दिन का क्रिकेट टेस्ट मैच बोलते ना, शाम में अब 5 बजते रहते, 4:50 पर 5, 4:55 को एक आउट हो जाता तो मेन बैट्समैन को नहीं भेजते, एक नाइट वॉचमैन को भेजते। यहाँ क्या हुआ, हिंदूपुर एमएलए इलेक्शन में 2019 में गनी साहब हाथ उठा दिए, देखिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जब क्या करें, वो पूरी पार्टी बोरान हो गई, परेशान हो गई, यहाँ कौन भाई हिंदूपुर में कैंडिडेट कौन। फिर बोले इकबाल अन्ना तुम जाओ आखिरी वक्त। अब उसके बाद 24 दिन भी नहीं थे मेरे को यहाँ। मैं चलिए भाई इंटरमीडिएट पढ़ा हूँ 72 SDGS कॉलेज में, 50 साल पहले, जब हमारे मामू इधर सेल्स टैक्स में काम कर रहे थे, महबूब साहब, वो अलग बात है। मगर मेरा नेटिव तो उधर है, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। बोले पार्टी, चलो मैं एक जिम्मेदारी लेना है, पार्टी में ज्वाइन किया हूँ, आया मैं, चलो मैं जो भी मेरी कोशिश करनी थी करा। अब आज बोल रहे हैं जो कौन भाई मुझे हराए, हमारे एक बहन बुरखे वाले, वो कौन सा वार्ड, 15 वार्ड, वो बहन और उनके शोहर साहब 8,000 से, अगर बालయ్య साहब जीते 16,000 या तकरीबन 17,000, मगर पोस्टल वोट्स निकाल दिए 400-500, तो मुझे 8,300, 400, 500 आ गए तो मैं जीत जाऊँगा। मैं हारने का मुझे शर्फ इसलिए हमारे लोग, भाई इकबाल साहब आज बोल रहे हारे कैसा, हम एमएलए टिकट दिए वो निकल गए, हराए कौन। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैं बोला भाई मुझे इंचार्ज नहीं चाहिए। आज बोल रहे हम मेहरबानी कर रहे हैं, बल्कि मैं खुलासा दे रहा हूँ, मुझे कोई इंचार्ज है, मैं जो भी पार्टी का काम है कर लेता हूँ। नहीं, आप ही कैंडिडेट होंगे इधर हिंदूपुर के एमएलए। मैं बोला देखो हजरत, मैं नहीं, आप ही कैंडिडेट होंगे, आप ही हिंदूपुर के इंचार्ज रहेंगे। मैं नहीं पूछा। चलिए, ये तो आप लोग वाकिफ़ हैं कि भाई सबके लिए, हिंदू मुसलमान सब यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है, सबको मिलाकर सब हमारे दिल के करीब है। ये मेरी सोच थी, सबकी खिदमत मैंने की, मोहब्बत मैंने बांटी। मैंने सोचा कि भाई चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन, कोई भी हो, इंचार्ज मैंने पूछा, वो भेजे। तो जी तोड़ मेहनत मैं फैमिली को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन तो ज़रूर इधर था। सबको, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आधी रात हो, मेरे दर पे कोई आया खाली हाथ, इकबाल साहब मैं समझता वहाँ, खुदा माफ़ करे नहीं भेजा, अल्लाह माफ़ करे। ये मेरा, फिर इलेक्शंस आए, कोरोना आया, कोरोना में भी हमारी कोशिशें, हमारी जो भी अस्पताल को करना था, आज ये आलम है। इस दौर में, वैएसआर कांग्रेस पार्टी के दौर में, यहाँ डॉक्टर्स ने हमारी माँ बहनों को
जज की जब प्रेग्नेंट लेडीज जाते हैं, हामिला औरतें, उनको कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई बैंडेज नहीं है, कोई सिरिंज नहीं है। बात करें तो रेफरेंस अनंतपुर, कर्नूल, नहीं तो तिरुपति जाओ, चिम्स, ये आलम। प्राइवेट को जाओ, टेस्ट प्राइवेट में कराओ। भाई स्कैनिंग के लिए, मशीन के लिए तड़प हुए सीएम साहब के पास मैं गया, फिर भी कुछ नहीं। चलिए, सब एक इलेक्शंस में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में कभी भी ये नतीजे नहीं आएंगे। म्यूनसिपल इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो। तो म्यूनसिपल इलेक्शंस हम ही जीते, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मेरे दौर में मैं ही था लीडर इंचार्ज, सब इलेक्शन जीते। पहला एमएलसी दिया गया मुझे 1 साल 8 महीने। मैं नहीं पूछा, हाथ नहीं फैलाया, ये सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा। ये हाथ फैलाएंगे तो उसी के सामने फैलाएंगे। ये कभी भी इकबाल साहब किसी के सामने ऐसा नहीं फैलाया। चलो, मैं बुजुर्गों का एहतराम कर रहा हूँ, हमारे माँ बहनों को मैं कभी भी सलाम किया हूँ, एहतराम किया हूँ, मगर एक पोजीशन के लिए, खोदे के लिए कभी हाथ आज तक किसी के सामने नहीं फैलाया, सिर्फ उसी के सामने। तो दूसरा टर्म, पहला जो मुझे दौर दिया गया 1 साल 8 महीने का, जीतते ही भाई आप इकबाल साहब आप बहुत 11 महीने आप, मैं सोचा कि भाई मेरी मेहनत देखकर मुझे एमएलसी दी गई, ये नहीं कि भाई मुझ पे मेहरबानी की जा रही है। अगर ऐसा बोलते हैं लोग, आप माफ़ करें, मुझे आपकी मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं, ये मैं बोलता था। दूसरा दौर हम जीतने के बाद फिर 6 साल इकबाल साहब हम खुश हुए। मैं समझा मेरा काम देख कर दे रहे हैं। आज ये बोल रहे हैं, मैं बोला भाई देखो ना, एससी मेरे बीसी मेरे एसटी मेरा माइनॉरिटी, ठीक है, हम 7 सीट दिए, 6 सीट दिए, 5 सीट दिए, जो भी दिए, जीते ज़रूर। मैं अकेला इधर 24 दिन पहले इधर तो बाला साहब को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आपका हैट्रिक अब मैं समझता हूँ बालाकृष्ण साहब स्टेट में टॉप नंबर 1, 2, 3 रैंक्स में जो रहते हैं मेजॉरिटी में, बालाकृष्ण साहब यहाँ आने वाले। तो मुझे क्या तकलीफ थी कि भाई लोग आए, भाई कोई भी आप इंचार्ज चेंज करिए, कोई बात नहीं, मगर उसका एक अंदाज रहता है। कोई भी इंचार्ज हो, कोई भी आप शख्स को किसी पोजीशन से हटाते हैं, उसमें एक इज्जत का मामला है। जब आप किसी को हटाते हैं, देखो भाई थोड़े चंद मसाइल हैं, आप ज़रा हटिए, नहीं तो पार्टी ऑफिस को आइए, उसके बाद भेजा जाता है। ये कैसा है बोले तो, मैं भी पुलिस वाला था, एक एसआई साहब, एक इंस्पेक्टर साहब सीट में बैठे हैं, और एक इंस्पेक्टर साहब आके, जैसा कि मैं इंस्पेक्टर अनिल साहब इंस्पेक्टर, ढकल के सीट में बैठे जैसा काम है ये। मुझे कोई शिकायत नहीं हमारी बहनों से, मुझे कोई नहीं, ये भी हमारी बच्ची हैं, मगर शिकायत है वो लोगों से जिन्होंने बेइज्जती का जो ये पेश किया, इससे मुझे तकलीफ है। क्योंकि मैं ऐसा कोई, भाई मैं आप खिदमत के लिए आया, कोई हाथ नहीं फैलाया आपके सामने। तो ये बात थी। दूसरी बात, भाई आप ना एससी ना एसटी ना बीसी ना माइनॉरिटी, ठीक है, किसी नुमाइंदे से आपने पूछा, अब आ रहे बस यात्रा, शादीकारा बस यात्रा, वो यात्रा, ये यात्रा, गुड, आप फिर रहे पूरा स्टेट। 4.5 साल, चलो कोरोना में चंद महीने, कोरोना में मुझसे ऐसा 65 साल, अब 66 साल आ गए हैं, तो मैं भी फिरा हूँ इधर। आप तो, अब लोग बोलते हैं पैलेस छोड़ के नहीं आए भाई आप, तकलीफ़ें क्या है, अस्पतालों में तकलीफ़ें क्या हैं, पढ़ रहे क्या बच्चे, क्या नहीं, क्या कभी आके देखा क्या भाई? रोड एक यहाँ के रोड क्या तकलीफ़ है, कभी तो देखा आपने? एक किरान मैंने देखी है, गरीबी, रहमतपुर हो यहाँ 31 वार्ड, अहमदनगर में गया हूँ। अब देखिए मैं ये बोलूँगा ये इसके बारे में, अहमदनगर में गया हूँ, रोड वाइडनिंग, घाटी कचरा निकालना, ये सब
वहाँ 32 वार्ड में एक डंप यार्ड है, अरे भाई उसके लिए थोड़ा पैसा दो, वो भी नहीं दिए आप। पूरे सरपंचों को आप जीरो कर दिए, उनका फंड लेके जाके कौन सा बटन में डाल रहे हैं, अल्लाह को मालूम, इनको मालूम। अच्छा, बोलने की बात यह है भाई, मैं एक मुसलमान नुमाइंदा हूँ, आईजी रह चुका हूँ, माइनॉरिटी कमिश्नर रह चुका हूँ, मुसलमानों का कमिश्नर डिपार्टमेंट रह चुका हूँ, पूरा डिपार्टमेंट मैंने चला है, सेक्रेटरी रह चुका हूँ। 4% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो लॉयर से बैठकर हफ्ता 10 दिन लड़े हम। वक्फ को, तमाम वक्फ के इदारे, आज भी पूछिए आप दोनों स्टेटों में, कल भी बोल रहे थे 2-3 दिन पहले अहमद शरीफ साहब, इकबाल साहब के दौर में 300-400 एकड़ हम वापस ले लिए। यहाँ डिप्टी सीएम साहब अमजद बादशाह साहब, एक जो सस्पेंड थे, एक मुतवल्ली, उन्होंने क्या नाम उनका, शेख ख्वाजा, हम लोग सस्पेंड किए थे, वो पूरे घपले करे तो पूरे हम सस्पेंड किए थे। वो बंदे को लाके आप इनको मुतवल्ली बनाए, चेयरमैन भी बनाना चाह रहे थे, एक मुतवल्ली के लिए आप। अब देखिए हमारे सीएम साहब, दूसरी तकलीफ मुझे ये हुई, चाहे बीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी। अरे भाई इकबाल अन्ना, अरे इकबाल भाई, अब मुसलमानों के लिए क्या कर सकते, वक्फ के इदारे क्या कर सकते, और मुसलमानों की बेहतरी के लिए, माँ बहनों के लिए क्या कर सकते। अब देखिए, मेरे ज़माने में एक प्रोग्राम था, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज वो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम बन गए। जब मैं फाइल साइन करवा के चीफ सेक्रेटरी कृष्णराव साहब से दिल्ली को फ्लाइट में गया। अब देखो हिंदूपुर के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट रहा, मैं पढ़ता हूँ, आप सुन के हैरानगी होती। 60% मोदी साहब की गवर्नमेंट दे रही थी, 40% आप डाले को करो भाई कामा, बोले तो ये लोग नहीं करे। ये फंड लेके जाकर पूरा किधर डालेंगे अल्लाह को मालूम। देखो क्या क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 बेड बॉयज हॉस्टल माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटीज बोले तो मेनली मुस्लिम, उसके बाद थोड़े क्रिश्चियन। कितना एक हॉस्टल आने वाला था बच्चों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, उसका टोटल 2 करोड़ 10 लाख। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी 1 करोड़ 26 लाख, आपको देना था 84 लाख, नहीं दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड भी दूसरी जगह, अब वो पूछ रहे कहाँ है तुम्हारा फंड, भाई दूसरे प्रोजेक्ट नहीं देते। एक हो गया। दूसरा 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल, हमारी बच्चियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल, उसका कास्ट था 2 करोड़ 10 लाख, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी 1 करोड़ 26 लाख, इनको 84 लाख देना था, नहीं दिए, वो भी चला गया। ये मैं हिंदूपुर की बात कर रहा हूँ, कदरी में भी ये बात किया था मैंने, वहाँ 1000 बच्चों के लिए स्कूल है, तमाम 8-10 इदारे चले गए। और यहाँ की बात कर रहा हूँ, 2 हॉस्टल हो गए। तीसरा ITA कंस्ट्रक्शन 10 कारपेंट्री, वो ये 10 उसमें जो ब्रांचेस हैं, उसके लिए टोटल कास्ट था 10 करोड़, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। ये मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। PMJVK प्राइम मिनिस्टर जन विकास कार्यक्रम, तो उन्होंने दे रहे थे 6 करोड़ से, हमारे गवर्नमेंट को देना था 4 करोड़। 4 करोड़ महीने देते, 6 करोड़ रिलीज कर दिया हो, नहीं ITA आ रहा थी, नहीं है। ये सब हिंदूपुर की बातें कर रहा हूँ जनाब, ये पूरा स्टेट का नहीं बोल रहा हूँ। हिंदूपुर में हम प्रपोजल्स भेजे थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल कॉम्प्लेक्स फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स, बार बार हम ये बोल रहे हैं। वहाँ 100 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स तेलंगाना में खोले गए। यहाँ क्या भाई बोलता हूँ, हम नाडो नेडो दे दिए, अम्मा ओडी दे दिए, सब उसमें आ जाते भाई। मैं दूसरे अब सब में आ गए, बहुत खर्च कर दिए। अरे भाई ये अब देखिए, रेजिडेंशियल स्कूल कॉम्प्लेक्स माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए एक सैंक्शन हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका टोटल कॉस्ट था 23 करोड़, सेंटर दे रही थी 13 करोड़ 80 लाख, दे दिए। स्टेट को बोले भाई आप 9 करोड़ रिलीज करो, नहीं करे, चले गए ये प्रोजेक्ट। गर्ल्स का रेजिडेंशियल स्कूल चला गया। और उर्दू जूनियर कॉलेज बिल्डिंग यहाँ चाहिए भाई, उर्दू लोग पूछ रहे हैं, मैं आए जब से उर्दू और जूनियर का, ये सब मेरे ज़माने में प्रपोजल्स देखिए आप। फिर प्राइम मिनिस्टर JVK में भी रखे लोग। उर्दू जूनियर कॉलेज के लिए
फॉर माइनॉरिटीज, इसका कास्ट था 4 करोड़ 50 लाख, सेंट्रल गवर्नमेंट दी 2 करोड़ 70 लाख, इनको देना था 1 करोड़ 80 लाख, नहीं दिए। बाईजूस दिए, बाईजूस ऐप, टैब्स गैर ज़रूरी, वो टैब्स में बच्चे क्या क्या खेले रहे देखो आप। भाई ये करो ना भाई, बाईजूस किसी को जिंदा, वो मुर्दा कंपनी थी, उनको बचाने के लिए आप बाईजूस का ऐप लाए। वो कंपनी में वो शेयर होल्डर प्रमोटर्स बोल रहे हैं ये बेवकूफ़ कंपनी है, बेकार कंपनी है, लफड़े हैं उसमें। क्या बोले तो अम्मा वोडी दे दिए। अरे मैं हिंदूपुर की बात कर रहा हूँ जनाब, उर्दू जूनियर कॉलेज चले गई, एक तो रेसिडेंशियल स्कूल लड़कियों के चला गया, ITI चले गई, पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर माइनॉरिटीज़, इसका टोटल खर्चा था 1 करोड़ 18 करोड़, उसमें 10 करोड़ 80 लाख सेंटर दे दिए। यही गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं दे दी हूँ। देने के बाद ये बंदा को देना था 7 करोड़, नहीं दिया। क्या तो बोले तो बाईजू साहब टैब दे दिए, वो दे दिए, नाड़ू नेड़ू कर दिए, पूरा हथेली में जन्नत बता दिए। उसके बाद उर्दू जूनियर कॉलेज चले गई, पॉलिटेक्निक चले गई, मल्टीपर्पज़ मीटिंग। अब आजकल शादी खाना जैसा मुसलमानों को मीटिंग रख लेने के कुछ चाहिए बोल रहे, उसका प्रपोजल भी हम रखे थे। हर आबादी जहाँ जहाँ, मैं सेक्रेटरी था, माइनॉरिटी कमिश्नर था, जहाँ जहाँ आबादी है मुसलमानों के लिए एक माइनॉरिटी भवन चाहिए। तो इसके लिए यहाँ 1 करोड़ 35 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करी, क्या 80 पर 1 लाख, इनको देना था सिर्फ 50 लाख, नहीं दिए, चलेगी। रेसिडेंशियल स्कूल कॉम्प्लेक्स फॉर माइनॉरिटी बॉयज 23 करोड़ टोटल, इसमें 13 करोड़ 80 लाख सेंटर दी, सेंटर डिपॉजिट कर दी स्टेट को। देखिए दी बोले तो भेज दे इधर, और इनको बोली कि भाई आप 9 करोड़ रखो, बनाओ। इधर हिंदूपुर में ही बॉयज का स्कूल गया, गर्ल्स का स्कूल चला गया। और ट्रेनिंग सेंटर फॉर मेकिंग हैंडलूम्स एंड हैंडक्राफ्ट हॉस्टल फैसिलिटी। अब देखिए हैंडलूम्स के लिए हमारे औरतें जो बनाते हैं उसके लिए एक सेंटर हम सोच के लगाए थे, 4 करोड़ 20 लाख, उसमें सेंटर थी 2 करोड़ 50 लाख, इनको देना था 1 करोड़ 60 लाख, नहीं। अब देखिए मल्टीपर्पज़ मीटिंग हॉल इधर अहमदनगर में, इधर अहमदीनगर में एक मीटिंग हॉल, वो बुलाना चले गई, 1 करोड़ 35 लाख अहमदनगर में आने वाली, सेंटर दे दी 80 पर 1 लाख, इनको देना था 50 लाख, नहीं। अब इतने इदारे सिर्फ हिंदूपुर के बता रहा हूँ आप माँ बहनों बुजुर्गों, अब कदरी में है। अब हर जहाँ जहाँ मुसलमान आबादी है, उर्दू जूनियर कॉलेज चले गए, सेंटर चले गए, माँ बहनों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल चले गए, पूरा पढ़ाई के इदारे चले गए। क्या रे भाई बोले तो भाई मैं बोल रहा था, बार बार सजा कमेटी बोल रही हमारे मुसलमान लोग पढ़ाई में पीछे हैं। नौकरी में इकबाल साहब एक IPS था तो सोचता ना भाई IPS हमारे भी बुजुर्ग हैं, क्या कर रहा मैं। एक नौशीन हमारी बच्ची है, IAS 9th रैंक जामिया मिलिया में पढ़ के, हम चाहते हैं कि कांस्टेबल से लेकर कलेक्टर तक हमारे बच्चे आगे बढ़े, क्यों नहीं भाई। अरे बंदा कर रहा भाई, अम्मा आप कहते हैं मैं हर बच्चे को एटलीस्ट 2 बच्चों का अम्मा वोडी देता हूँ, दिया क्या। फिर बोला 300 ये साल आया, నెక్స్ట్ డే ఏమ్మా రాలేదు बोले तो मैं फिरा इधर 300 यूनिट करंट వచ్చింది, निकालो कट। गए साल ही 900 स्क्वायर फीट था भाई, अब 1000 कैसा बन गया। नहीं नहीं गए साल ठीक से नहीं मापे, नहीं ये साल 1000 से ज्यादा है, कट। अरे अब चेयूता 18,000 चेयूता क्या देते जी, 2 बकरे भी नहीं आते, ये पूरा दो भाई 600 करोड़ में पूरे इदारे आते थे, 400 करोड़ सेंटर दे दिया पूरे स्टेट में, 200 करोड़ ही आपको देना था। आप बाईजूस पे लुटाए, टैबों में लुटाए, नाडू नेडू बोल के टीचरों को उनको पूरा जुल्म किए रहे, आप कर रहे जुल्म। 3, 4, 5 क्लासा निकाल के हाई स्कूल में मिला के तकलीफा हमारे माँ बहनों को दे रहे। भाई आपको ये क्यों नहीं दिया, आप 40% डाले तो इतने इदारे बन सकते थे ना भाई। ये अहम बात थी। इकबाल साहब हम क्या करना है मुसलमान, ना आप कर दिए।
बटन बटन ये क्या हमारे बुजुर्ग बोले तो बटन ऐसा दबाते क्या है उसमें। हमारे माँ बुजुर्ग भी छोड़ो, वहाँ एक माँ है, वहाँ बढ़िया माँ बैठे, अम्मा आके बटन दबाओ, बटन दबाते। इसमें कोई बड़ी बात है क्या भाई बटन दबाने में? उसको क्या चीफ मिनिस्टर ही हो ना, पैलेस में बैठ के आप बटन दबा रहे, क्या बात है ये? తెలుగులో చెప్పండి ఇప్పుడు బటన్ దబానే ఇప్పుడు బటన్ నొక్కుతున్నారు తెలుగు సమझ ఉర్దూ తెలుగు ఆదామా బటన్ నొక్కుతున్నారు నా బీసీ నా ఎస్సీ నా ఎస్టీ నా మైనారిటీ ఓకే ఇక్కడ నేను అదే చెప్తున్నా అరే అన్న ఇక్బాల్ అన్న మీరు ఒక మైనారిటీ రిప్రజెంటేటివ్ ఐజీగా పనిచేశారు ఏమి చేయగలము మైనారిటీల మంచి కోసం సరే నన్ను అవమానపరిచారు సంతోషం ఎవరైనా మార్చుకోండి మార్చే హక్కు మీకు ఉంది కానీ మార్చే విధానం బాగలేదు అని మాత్రమే నేను చెప్పగలను మేమేదో మీ మీద దయాదాక్షిణ్యాలు చూపించాము మీకు 2 సార్లు ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చాము మేమే పని చేయలేదా పార్టీకి దయాదాక్షిణ్యాలు మీరు చూపిస్తున్నారా 11 నెలలు కష్టపడి ఐజీగా రిటైర్ అయిన 10 రోజులుగా చేరాను కదా ఇంత దుర్మార్గపు ఆలోచన మంచిది కాదు అని చెప్తున్నాం సరే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఆయన ఒక్కరు కూడా ఇక ముస్లిం సామాజిక వర్గం ఎమ్మెల్యేలు ఇట్లా నిలబడాలా ఏందిరా అసలు చెప్తే కదా ఏమైనా వింటే కదా ఏం చేయాలా మంచి అని అడిగితే కదా ఒక్కొక్కరు మైనారిటీలు ఇప్పుడు నేను ఇన్ని చదివినా ఇది దయచేసి ప్రెస్ వాళ్ళకు కొన్ని 5-10 ఇవ్వండి ఇవి నాకు తర్వాత ఒక కాపీ ఇవ్వండి మీరందరూ ఇది తీసుకోండి ఇన్ని బిల్డింగ్లు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఐటీఐలు పాలిటెక్నిక్లు మైనారిటీ భవన్స్ రావాల్సినవి ఇదిగో దుర్మార్గంగా 40% కడితే వచ్చేవి మొత్తం రాష్ట్రంలో 600 కోట్లలో 400 కోట్లు కేంద్రం ఇచ్చింది కేవలం 200 కోట్లు మీరు ఇవ్వక ఎన్నో మైనారిటీ ఉర్దూ కాలేజీలు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ మూతపడ్డాయి 100 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పక్క రాష్ట్రంలో వచ్చాయి బీసీ నా ఎస్సీ చెప్పారు కొందరికి పదవులు ఇచ్చారు తర్వాత గెలిచారు వాళ్ళ సామాజిక వర్గానికి ఏం కావాలి ముస్లిం సామాజిక వర్గానికి ఏం కావాలని మమ్మల్ని అడిగితే మేము చెప్తాం ఒక్క ఎమ్మెల్యేను కానీ ఒక్క చైర్మన్లో 56 నేను వెతికి ఇచ్చినాము చైర్మన్లో వాళ్ళు కూర్చోవడానికి కుర్చీ లేదు ఇంకే ఎవరినైనా పిలిస్తే ఒట్టు किसी को अगर बुलाए तो ना भाई बोल सकते బీసీ వాల్మీకి కులస్తులు కానీ అది ఇక ఏ వర్గమైనా సరే కాపులు కానీ కురుబలు కానీ మేము ఇచ్చాము కురుబల్ని ఇంతమంది ఇచ్చాము వాల్మీకుల్ని ఇంతమంది ఇచ్చాము సంతోషం కానీ వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా ఛాన్స్ ఇచ్చారా ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఒక స్పందన వాళ్ళది విన్నారా వాళ్ళ సామాజిక వర్గం కోరికలు ఏమిటి ఇది కావాలి అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా అడిగారా మీ దగ్గరికి పోవాలంటే అపాయింట్మెంట్లు నాకే అతి కష్టంగా 2-3 సార్లు 151 మందిలో कनीसम आधे लोग आधे एमएलएस आधे एमएलसीज और पूरे एमएलसीज मैं एक मिला हूँगा ఎవరు కూడా కలిసి ఉండరు కలవాలంటే అపాయింట్మెంట్ ఇప్పుడు ఏదో ఆయన తిరుగుతున్నాడు పాపం ఏదో చాలా చూస్తున్నాడు కానీ అపాయింట్మెంట్ టీచర్లు మేము చెప్పాము కూడా అరేనా బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాల్లోనే 3, 4, 5 ఎక్కడ కలపాలా ఎందుకు కలపాలా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం చెప్తా ఉంది 3 కానీ 4 కానీ పిల్లలు ఎస్ విల్ గివ్ యూ 15,000 ముందు చెప్పాడా లేదా 2,000 2 పిల్లలు ఇస్తామని పోలే కానీ 2024లో నేను సారాయి మద్య నిషేధం చేయకపోతే మిమ్మల్ని ఓట్లు అడగను అన్నాడా లేదా ఈరోజు ఆ సారాయి ఎట్లా అయిందంటే మొత్తం స్పిరిట్ అది తాగితే లివర్లు అది చాలా దురదృష్టం ఇంకా ఎంతోమంది దానికి బానిసయ్యి నేను ఇక్కడ చెప్పకూడదు దురదృష్టం ఏంటంటే పక్క రాష్ట్రాలకు పోతున్నారు ఇసుక ఫ్రీ అంటే అది 20 రూపాయలది 220 మళ్ళీ క్యాష్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో నగదు డీలింగులు చేసేది ఎప్పుడు కూడా ఎవరు చూడలేదు మీరేమైనా ప్రెస్ వాళ్ళు చూసారు ఇప్పుడు క్యాష్ డీలింగ్స్ ఇసుక క్యాష్ డీలింగ్స్ भाई मैं खुद इधर इंचार्ज था भाई एक ट्रैक्टर ఎవరైనా దేవాలయానికో లేదా మసీదుకో లేదా ఏదైనా గుడికో చర్చికో ఇప్పుడు చూడండి ట్రక్కులు పోతున్నాయి టన్నులు ఇట్లా పోతున్నాయా నేనే రూల్స్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళం నేను ఐజీగా పోలీస్ చేసిన అధికారులు రైట్ మేము గౌరవించాం ఒరే నాన్న ఇసుక ఫ్రీ ఇచ్చారు తెలుగుదేశం హయాంలో మీరు ఎందుకు పెడతా అంటే లేదు రివర్స్ టెండరింగ్ పాలనే రివర్స్ యూటర్న్ తీసుకుంది పాలన
రివర్స్, మొత్తం రివర్స్ గేర్. ఒరే నాన్న, ఇసుక లేకుంటే మేసన్లు అంత మా మైనారిటీ సోదరులు ఎక్కువ ఉన్నారు, బీసీ సోదరులు ఎక్కువ ఉంటారు, దాంట్లో మేస్త్రీలు అందరూ పాపం చేతులు ఎత్తేసి ఇల్లు గడవక పూట గడవక పస్తులున్న పరిస్థితి కరోనాలో. ఆయనకు ఏదో ఒక ఆలోచన, మరి దీని మీద ఆరోపణ చేయాలన్నా లేదా? అక్కడ కూడా క్యాష్ డీలింగ్స్. నేను ఒంటరిగా పోయి ఇది ఒక స్కూల్లో నాడు నేడు టీచర్లు ఎప్పుడో అడిగినారట, టీచర్ పూछे भाई हमारे को जरा तनख्वाह बढ़ाओ, DA बढ़ाओ. వైజాగ్లో 2022లో ఏదో ఒక ప్రదర్శన చేశారు, డెమాన్స్ట్రేషన్. ఏమని, మాకు IAR పెంచండి, DL పెంచండి అంటే చాత్వారి కానీ ఇదే మీరు ధర్నాలు గిర్నాలు చేస్తారా? మీ కథ చూస్తాం. మేము కూడా ఆఫీసర్లుగా ఉన్నాం, మైనార్టీ కమిషనర్గా ఉన్నా, సెక్రటరీగా ఉన్నా, వక్ఫ్ స్పెషల్ ఆఫీసర్గా ఉండి ఎవరిని దేవుడికి భయపడ్డాం. వక్ఫ్ ఆస్తులు ఎవడన్నా చేస్తే ఇక చాలామంది భయపెట్టారు కూడా. సుప్రీంకోర్టుకు కూడా పరువు నష్టం దావా వేస్తే కొట్టినాడు నేను అంతా. ఎస్, ఎవరికి తల వంచలే. ఇక్కడ మేము చెప్పాం